मुख्तार की खूनी कहानी, एक अधिकारी की जुबानी। मुख्तार का सच बताएंगे, खून से सने हाथ दिखाएंगे। मुख्तार षड्यंत्रकारी, हत्यारा। पैसा था उसे सबसे प्यारा। 26 साल पुरानी किडनैपिंग, मुख्तार था उसका किंग पिंग। ताकत के नशे में चूर था मुख्तार, कितने व्यापारी थे लाचार। मसीहा नहीं था मुख्तार, एक अपराधी था खूंखार। मुख्तार पर सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। माफिया मुख्तार पर सबसे बड़ा खुलासा। मुख्तार को मसीहा बताने वाले को क्या ये पता है कि कैसे उसने एक व्यापारी को मौत के घाट उतारा था, जिससे पूरा का पूरा पूर्वांचल कांप गया था। माफिया मुख्तार का ये गुनाह किसी के सामने तो नहीं आ सका। एक ऐसा खुलासा जो गंगा की तलहटी से निकला, लेकिन कोर्ट की फाइलों में दफन हो गया। उसका सच न्यूज स्टेट पर वो अधिकारी बताएंगे जिन्होंने कभी इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इस सबसे बड़े खुलासे से आप जानेंगे कि मुख्तार के लिए गरीबों की भलाई जरूरी थी या फिर कमाई। न्यूज स्टेट पर सबसे विस्फोटक खुलासे को वो लोग देखेंगे जो माफिया को मसीहा बताते हैं। तो जिस तरीके से ये गिरोह लगातार काम करता रहा, लेकिन सरकार बदली और न्याय मिलना शुरू हुआ। मुख्तार जहां सुपुर्दे खाक, लेकिन कई ऐसे लोग आए जो मसीहा बताते, लेकिन जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है। केपी सिंह जी हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस जुड़े हैं, अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। परिचय करा देते हैं। केपी सिंह जी जो कि बेहद करीब से मुख्तार के केस को उन्होंने जांचा, आज उन्हीं से समझते हैं जिस तरीके से केपी सर, जरा ये रूंगटा जो अपहरण मामला है, ये जांच की जिम्मेदारी आपको मिली और उसमें आपने क्या पाया, वो दर्शकों को आप बताइए। ये देखिए, रूंगटा अपहरण कांड 1997 में हुआ, ये बनारस में, और भेलूपुर थाना है जहां पे इनका ऑफिस था, घर भी था। और नंदकिशोर रूंगटा उस समय एक बड़े व्यापारी थे, कोयले के व्यापारी थे। और ये जो बाईपास बना है जो बिहार को जोड़ता है बनारस से, ये हाईवे जो बना है, इस पे उस समय मिट्टी का काम हो रहा था और वो हाईवे बनना था, तो बहुत बड़ा ठेका उनके पास था। और ये एक दिन ऐसी घटना होती है जी कि उनका अपहरण हो जाता है। सुबह दिन में आते हैं कुछ लोग और उनको गाड़ी में बैठाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और ये शुरू में अज्ञात ये मुकदमा लिखा जाता है कि किन लोगों ने अपहरण किया, इसका पता नहीं चला। और ये पुलिस अपना काम कर रही थी, पता नहीं चल रहा था। लोगों को शक तो हो रहा था कि कोई परिचित आदमी के साथ ही गए हैं जी। लेकिन बाद में धमकी आती है, पैसा मांगा जाता है और ये पैसा लिया जाता है कि रूंगटा साहब को छोड़ दिया जाएगा, पैसा दीजिए, एक तरफ पैसा दीजिए, ले जाइए। खैर वो लोग गए, ये पैसा दिया गया पटना में एयरपोर्ट रोड पे, हुआ कि रिक्शे पे आप अटैची लेके पैसा लेके आइए। 10 करोड़ की मांग हुई जी। उस समय 10 करोड़ बहुत बड़ी राशि थी, ये 97 की बात मैं बता रहा हूँ। जी जी। और ये गाड़ी से आए लोग, रास्ते में उनसे अटैची, उन्होंने पहचान पूछी और कहाँ से आए, पैसा लेके वो लोग चले गए। और फिर रूंगटा साहब लेकिन आए नहीं, पैसा भी गया, रूंगटा साहब लौटे नहीं। ये किस्सा चल ही रहा था, चीजें अपनी बेचना चल, लेकिन एकाएक एक उस समय डीआईजी थे रंजन द्विवेदी जी, बनारस के रेंज डीआईजी थे। उनको फोन कॉल आता है बैंगलोर से कि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं जिन्होंने अपहरण किया है, जो बता रहे हैं कि रूंगटा साहब का अपहरण हुआ है, उन लोगों ने किया है।
और वो जो अपहरण करने वाले थे वो लोग वहां के एक हीरा व्यापारी का अपहरण किए थे, 10 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे बैंगलोर के। जी जी। तो ये बड़ी अजीब घटना थी। तुरंत रंजन द्विवेदी वहां फ्लाइट से गए, बनारस से फ्लाइट थी उस समय, और उन्होंने इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि हाँ हम लोग थे, और वो पंजाब के 2 सिख मोना थे जिन्होंने, जिस एक विजय सिंह का नाम आता है, वो सब इंस्पेक्टर की तरह रहते थे, लंबे चौड़े थे, और वो मुख्तार अंसारी के साथ रहते। उन्होंने बताया कि मुख्तार के साथ हम लोगों ने नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण किया है, और वो कन्फेशन रिपोर्ट मिली, रंजन द्विवेदी साहब ने उससे बात भी किया जाके, और वो जब लौटते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्तार अंसारी ने मिलकर के स्वयं उनके साथ, उनके 2 लोग थे जिनके साथ इन्होंने अपहरण किया है। खैर बात आई, ऐसा था वो बसपा की रिजीम थी, बसपा में वो 96 में। एक सवाल आपसे है कि क्या मुख्तार अंसारी खुद इस अपहरण कांड में शामिल था? बिना अनुमति के दूसरे स्टेट। जी ये बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, खुद थे जैसा उसने बताया, एक्यूज ने, जो पकड़े गए थे अपराधी, उन्होंने बताया। लेकिन उसकी पुष्टि होनी थी, और ये आरोप लगा डीआईजी रंजन द्विवेदी पे कि ये बिना अनुमति के ये कैसे चले गए बैंगलोर, राज्य सरकार को बिना बताए, डीजी को बिना बताए, और दूसरे दिन उनका ट्रांसफर हो गया। और ये विवेचना सीबीसीआईडी को आ गई, और मैं वहां पर सीबीसीआईडी का सेक्टर ऑफिसर था। 1997 में मैं बनारस सीबीसीआईडी का जो स्टेट की क्रिमिनल क्राइम ब्रांच है उसका सेक्टर ऑफिसर था, और वो विवेचना मेरे पास आ गई। और जब विवेचना आ गई तो हुआ कि अब क्या किया जाए, तो हम लोग उन अपराधियों का रिमांड लेने के लिए बनारस से हमारी टीम, हम लोग गए सीधे बैंगलोर। और जब बैंगलोर गए तो जो हम लोगों ने जो इंट्रोगेशन लेकर के हमारे डीआई साहब आए थे उस समय, रंजन द्विवेदी साहब, उसको हम लोगों ने केस डायरी का पार्ट बनाया। और जब वहां गए तो उनसे, जब हम लोगों ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपने केस में उनकी रिमांड मांगी, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो आपको जानते ही नहीं। इस तरह से वहां भी लोग प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मेरे साथ के लोगों ने दिखाया, अपनी केस डायरी दिखाई कि हमारे यहाँ केस रजिस्टर है जिसमें ये लोग यहाँ पे बताएं, यहाँ का इंट्रोगेशन। उनका ना हम तो आपको जानते ही नहीं, हम आपको ऐसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया रिमांड देने से। उन्होंने कहा कि आप जाइए अपने स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट जज से हमारे डिस्ट्रिक्ट जज को वहां के भिजवाइए, और उसकी कॉपी आप लीजिए, तो फिर आइए, तब हम आपको रिमांड दे सकते हैं, तो विचार करेंगे। खैर हम लोग बैरंग वहां से लौट आए। फिर यहाँ पर उस समय जज से, डिस्ट्रिक्ट जज थे बनारस में, मैं उनके घर गया, बताया मैंने पूरी बात। उन्होंने कहा कि कल आप एप्लीकेशन मूव कराइए, अपने पीओ से कहिए कि जो बातें आपसे की गई वो करिए, मैं उस पर जैसा भी होगा मैं ऑर्डर करूंगा कल कोर्ट में। खैर ऑर्डर हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर से वो आपको लिखा, और उसकी कॉपी मुझे किया कि आप विवेचना में इसको लेके जाइए। फिर हम लोग गए वहां से, उसका रिमांड लिए, और उसके बाद विवेचना शुरू हुई। खैर उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग ने सोचा कि आखिर ये तो एक्यूज है, मुलजिम है, इनका बयान है, और ये भी बार बार कर दिया जाएगा। आप जानते होंगे धीरे साहब, इंस्पेक्टर थे। हम लोगों ने उस समय के गदर को बुला, तो उसके साथ के साथ उसके बाद मैंने वहां के व्यक्ति से बात मैंने कहा कि इसको सस्पेंड करिए, ये मुस्लिम है, जो कि वो हुआ लगे साथ ये भी इसके भाग। खैर वो दवा मैंने कहा कि उसकी वर्दी निकाली जाए, क्यों ऐसा हुआ? तो उनका सब मुझे ही क्या, मैं तो साथ में था, मैं तो सुरक्षा में था, मैं पूरी घटना बता कि कैसे ये घटना। उसने ये बताया कि सुबह मुख्तार अंसारी के साथ ये एक लड़का के तौर पर रहते पंजाब से 2 लड़के आए। हम लोग 4 लोग गाड़ी लेकर के आए रुस्ता के घर पर, और वो मुख्तार अंसारी ने उससे कहा कि जाके रुस्ता को लड़की को रुस्ता बुला अच्छा लड़की को रुस्ता थोड़ा सुबह दूंगा, इसका बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको फोकस ऑपरेटिव का पता चलेगा कि कितना दुर्दार लगा, किस तरह की इसकी कार्यप्रणाली। वही चीज अनुपम मिश्रा सर, अनुपम जी, मसीहा लोग बताते हैं, और जिस तरीके से केपी सर ने पूरी बात रखी, रुंगटा केस, पूरा देश ये केस देखकर सिहर गया था। अब देखें, मसीहा बताते हैं, क्या बताते हैं, और ये रुंगटा केस सही पूछे तो मुख्तार का पहला बहुत चर्चित केस था,
और हमें मालूम है कि रुंगटा साहब की आज तक लाश नहीं मिली, लेकिन तमाम सूत्रों से बाद में ये निकल के आया कि उनको टुकड़े टुकड़े में काटकर गंगा जी में बहा दिया गया, और वो भी 3 करोड़ फिरौती लेने के बाद। केपी सिंह साहब अभी आपको पूरा किस्सा सुनाएंगे जी, और आपको इसमें कई चीजें नजर आएंगी। उनका मुख्तार अंसारी का शातिरपना नजर आएगा, उसकी निर्ममता नजर आएगी, और उसके बाद ही लोग जान सकते हैं कि वो कितने बड़े मसीहा थे। बहरहाल एक बात मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा कि वो किसी के मतलब सगे नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो वहां पे बाकायदा अपने जिले में शिया कब्रिस्तान पे कब्जा करके होटल बना लिया था, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2020 में गिरा दिया। आप सोचे कि कोई कब्रिस्तान पे कब्जा करके होटल बना ले, और आज उनके समुदाय के तमाम लोग वहां जरूर इकट्ठा हैं, उनको मसीहा डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन वो तो कब्रिस्तान ही कब्जा कर लेते थे। और आज कितने ढेर सारे लोग सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरह उनके घर वालों को मुख्तार अंसारी का शिकार होना पड़ा। और मैं फिर से कहता हूं कि मुख्तार अंसारी की जो विरासत थी और जिस तरह के संपन्न परिवार से वो आते थे, उनके पास अपराध करने की कोई वजह नहीं थी। आप इनको गरीब, अशिक्षित वगैरह अनुपम मिश्रा जी, मैंने देखा और सुना, मतलब मुख्तार की मौत के बाद परिवार का इतिहास बताया जा रहा है, लेकिन परिवार के उस हिस्से को कोई नहीं देख रहा है कि वो स्वर्णिम अध्याय था और ये कैसा अध्याय है। मैं उसको भी स्वर्णिम अध्याय नहीं मानता। इनके जिन दादाजी का जिक्र किया जाता है कि साहब वो स्वतंत्रता सेनानी थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो जी, और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, और बेसिकली उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था, और उनका नाम भी मुख्तार अंसारी करके कुछ था, अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी उनका नाम था। और क्या खिलाफत मूवमेंट था, वो क्या मूवमेंट चला रहे थे? वो यही तो मूवमेंट चला रहे थे ना कि हिंदुस्तान में बैठे हुए मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेतृत्व और अपना धार्मिक नेतृत्व उसके लिए तुर्की की तरफ देखना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट के ही मेरी समझ के बाहर है। लेकिन और वो जैसे मैंने कहा कि जिन्ना के बहुत करीब थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, और चले उन तमाम चीजों में जाना नहीं चाहता, और लेकिन ये है कि मुख्तार अंसारी के पास अपराध की कोई वजह नहीं। कविंदर जी, आवाज आ रही है आपको? अनुपम जी, जाहिर तौर पर हालांकि सियासत के एंगल से अगर देखा जाए, क्योंकि जो हिस्सा रहा है पूर्वांचल का, और जिस समुदाय से मुख्तार, जो तस्वीरें भी देखी गई, सवाल इस बात को लेकर है राजनीति और इस अपराध को किस तरीके से एक साथ मिलाया गया, तो नाम दिया गया बाहुबल का। अब बाहुबल नहीं है, सिर्फ राजनीति रह गई। आवाज आ रही है अनुपम जी? तो रुंगटा केस की बात लगातार हम करेंगे, आगे जानेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कितना शातिर मुख्तार अंसारी, किस तरीके से किडनैप किया गया, यह बताया जा रहा है कि वो सीधे तौर पर शामिल था। अनुपम जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है साहब। ठीक, ये जिस तरीके से कहा जाए कि ये शातिरपना आप देखिए कि वाराणसी से अपहरण, पटना में फिरौती, और जिस तरह से केस के अंदर जो चीजें हैं, प्रयागराज यानी कि तब के इलाहाबाद मिलाकर 100 के टुकड़े टुकड़े किए गए और उसे गंगा की तलहटी में डाला गया। देखिए सर, इतना ही नहीं, आप देखें कि किस तरह की मुख्तार अंसारी को प्रशासनिक मदद प्राप्त थी कि बनारस के डीआईजी जो बंगलौर चले गए उसके गुर्गों का इंटरोगेशन करने, उनको फटकार मिली, उनका तबादला कर दिया गया। और ये जो केपी सिंह साहब आपके साथ इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए हैं, और ये उस समय सेक्टर ऑफिसर थे सीबीसीआईडी में, और जब सीबीसीआईडी में जांच मिली और ये केपी सिंह साहब जाते हैं बंगलौर उन लोगों का इंटरोगेशन करके, और उन लोगों का हलफनामा लेके आते हैं कि साहब हमारे साथ मुख्तार अंसारी ने मिलकर, मुख्तार अंसारी के कहने पे, मुख्तार अंसारी की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी ने खुद रुंगटा का अपहरण किया। जब ये उनका हलफनामा लेके आते हैं केपी सिंह साहब, तो इनका भी ट्रांसफर कर देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। तो आप देखें कि किस तरह का राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त था उसे, कि सारे पुलिस अधिकारियों को एक एक करके हटा दिया जाता है।
जो मुख्तार के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोशिश करते हैं। और हमको भूलना नहीं चाहिए जी कि इसी सरकार में वो जेल से निकलकर इलाज के बहाने सीधे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक से मिलने पहुंच जाता था, और वो भी पुलिस वालों की तबादलों की सूची लेकर के इस पुलिस वाले का यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसका यहाँ ट्रांसफर कर दो। बड़ा चर्चित किस्सा हुआ था 2003 में इसी से, और वो सीधे डीजीपी श्रीराम अरुण के कार्यालय पहुंच गया था मुख्तार अंसारी, और वहां से निकल के दारुल शफा चला गया आराम करने, और सोचे वो जेल में था। तो ये तो स्थिति थी। केपी सर, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? अनुपम, जिस तरीके से अनुपम जी सवाल लगातार मुख्तार को लेकर, जाहिर तौर पर कहा जाए कि कई ऐसे अधिकारी, हमारे साथ तो एक रिटायर्ड आईपीएस बैठे हैं, वो तो जिक्र कर रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी कि जो सामने नहीं पढ़ना चाह रहे थे मुख्तार के, कईयों ने तो नौकरी तक छोड़ दी। क्योंकि उस दिन भी बात हो रही थी, पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिनका किस्सा लगातार सामने आता रहा। देखिए, केपी सिंह साहब भी उन्हीं अधिकारियों में से एक हैं जी। इन्होंने भी सीबीसीआईडी में रहते हुए जिस तरह मुख्तार अंसारी की न सिर्फ जांच की, बल्कि जो उनके गुर्गे पकड़े गए थे बंगलौर में, जाके उनसे स्टेटमेंट ले आया, और आज वो स्टेटमेंट सीबीआई कोर्ट में आज भी लगा हुआ है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके गुर्गों ने बाकायदा हलफनामा दिया कि साहब हमने मुख्तार अंसारी के साथ, मुख्तार अंसारी के कहने पे मुख्तार अंसारी द्वारा नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण हुआ, और हम लोगों ने रुंगटा को मुख्तार को सौंप दिया, और उसके बाद हम बंगलौर आ गए। वो हलफनामा लाने वाले ही जो बैठे हैं ये अधिकारी आपके सामने, केपी सिंह साहब यही थे। लेकिन इसका इन्हें दंड ये मिला कि पहले इनका आगरा और फिर कहीं एमपी बॉर्डर में और कहां कहां कैसी कैसी जगह इनका ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इनको रहने के लिए कमरा तक नहीं मिला। ये अपने बैचमेट के कमरे एक छोटा सा सवाल, थोड़ा करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं केपी सर, मतलब रंगदारी लेने के बाद आखिर क्यों रुंगटा को मारा गया, ये सब जानना चाहिए। रंगदारी लेने के लिए देखिए, केपी सिंह साहब उनका कनेक्शन टूट गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रंगदारी लेने के बाद रुंगटा को मारने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि रुंगटा को किडनैप करने उनके दफ्तर मुख्तार अंसारी खुद पहुंचा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात थी कि अगर रुंगटा को छोड़ दिया जाता तो फिर मुख्तार अंसारी की कैद का वो नाम ले सकते थे, और वो एफआईआर कर पाते नहीं कर पाते। जो सरकार थी वो मुख्तार की फेवर की थी, लेकिन रुंगटा खुद छोटी हस्ती नहीं थे, वो विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के ट्रेजरार थे, और उनको विश्व हिंदू परिषद का बड़ा समर्थन प्राप्त था। और ऐसे में और जो सरकार भी चल रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। सरकार जरूर बसपा की थी, परंतु उसको वो समर्थन था भाजपा का। ऐसे में अगर